वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड तमाम विवादों के बीच अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और खुद को अपडेट कर रहा है। जी हां, इसी कड़ी में कोलकाता के 6/2 मदन स्ट्रीट कोलकाता 72 पर स्थित वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत सारी जानकारियां दी गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी और सीईओ एहसान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हम वक्फ बोर्ड के दफ्तर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि दूर से आए हुए लोग जो मीडिएटर्स और दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और करप्शन शुरू हो जाता है, इसी को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपने सभी मेंबर्स को आईडी कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू किया है, जिससे ये पता चल सके कि कौन बोर्ड का स्टाफ है और कौन नहीं। इसके अलावा दफ्तर के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो हर एक शख्स के एंट्री और एग्जिट को नोट करेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि कितने लोग और किस पर्पस से लोग ऑफिस आए हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से बताया गया कि हम लोग राज्य में सर्वे का काम भी करना शुरू कर दिए हैं और साथ ही कई डिस्प्यूटेड लैंड्स का केस भी सॉल्व कर चुके हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दुरुस्त रखने में हम अपने रिसोर्सेज के साथ एलिजिबल हैं और जब से शहीदुल्लाह मुंशी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से बोर्ड के बेहतरी के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। इस दफ्तर का नक्शा भी बहुत जल्द ही बदलने वाला है, जिसके लिए हम सब काम पर लगे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने वक्त की जरूरत को देखते हुए तमाम चीजें ऑनलाइन कर दिया है। आपको सारे डिटेल्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग रिपेयर हो रही है और हमारे बहुत से लोग आते जाते हैं, उनको थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। काम काज हमारा शिफ्टिंग हो रहा है, बहुत सा ऑफिस का रिकॉर्ड भी हम लोग रिकॉर्ड रूम बनाया वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत दुश्वारी हो रही है। इसके लिए हम जितने भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, खासतौर से मुतवल्ली आते हैं, दूर दराज से आते हैं, इमाम साहब आते हैं, तो ये थोड़ी बहुत जो दुश्वारी हो रही है उसके लिए हम माजरत चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सब कोऑपरेट करें ताकि हमारी ये बिल्डिंग अगर फुल फ्लेजेड रेनोवेट हो जाए तो ये दुश्वारी भी कम हो जाएगी। तीसरा चीज़ ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग अपने ऑफिस के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। लोगों को नज़रिया बहुत ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को आप लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तीसरा एक वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो चेयरमैन साहब आप लोगों के सामने ये करेंगे। सबसे पहले ये कि हमारे चेयरमैन साहब यहाँ जुलाई में यहाँ ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद चूँकि कोविड गया था 2 साल और बहुत सी वजूहात हैं जो आप लोग भी जानते हैं। काफ़ी डिस्पोजल्स हमारे ऑफिस में पेंडिंग थे। जैसे डिस्पोजल या केसेस क्या होते हैं, यहाँ केसेस होते हैं कि मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट या लैंड रिकॉर्ड्स करवाना या जो भी मुतवल्ली वक्फ रिलेटेड काम के लिए आते हैं वो काफ़ी पेंडेंसी था। कोविड एक बड़ा वजह था और फिर बीच में मीटिंग्स बहुत कम हुआ करते थे, ये पेंडेंसी काफ़ी बढ़ गए थे। प्लस कोर्ट केसेस भी बहुत से हुए थे जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन था, उससे भी हम लोग डिस्पोज टाइमली नहीं करने की वजह से बहुत से कंटेम्प्ट केसेस भी आ रहे थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहीदुल्लाह मुंशी साहब आने के बाद एक बहुत ही एनर्जेटिक वे से उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूँकि यहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने में पहले मीटिंग हुआ करते थे, एक्ट के हिसाब से कहा गया है कि बोर्ड महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मीटिंग करे। जो नया बिल आया है उसमें है कि महीने में एक बार मीटिंग होना चाहिए, लेकिन मैं फिर मुंशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हर हफ्ते एक मीटिंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग मैंने कभी ऐसा नहीं देखा या हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड में हर हफ्ते मीटिंग नहीं होती है। तो हर बुधवार को जो वेडनेसडे है उस डेट में यह मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हम लोगों ने जो पेंडेंसी था उसको लगभग चंद महीनों में, जबकि ऑलरेडी काली पूजा और दुर्गा पूजा का भी छुट्टी रहा है, इस बीच में हम लोगों को वक्त कम मिला है, तो जुलाई से लेकर के आज हम लोग नवंबर के एंड में हैं, मिडिल में हैं, लगभग हम लोगों ने 14 बोर्ड मीटिंग की है, जो साल में 6 भी नहीं होते थे। 14 बोर्ड मीटिंग हम लोगों ने किया है और इसमें लगभग हम लोगों ने 285 कोर्ट डिस्पोजल्स हम लोगों ने यहाँ किया है। 285 केसेस को हम लोगों ने डिस्पोज किया है। एक दिन तो हम लोगों ने मैराथन 100 केस को भी डिस्पोज किया था और लगभग मोर देन 24 कोर्ट केसेस थे, हाई कोर्ट से डायरेक्शंस थे, उसको भी हम लोगों ने डिस्पोज किया है। ताकि बहुत सारे कंटेम्प्ट केसेस आ गए थे, हम लोगों को इमीडिएटली करना था और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्पोज किया, सक्सेसफुली डिस्पोज किया और हमारा सारा केस अब नहीं है। अभी फिलहाल कोई भी कोर्ट डायरेक्शन पे हमारे पास पेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये हुई है, जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये हुई है कि पहले हम लोगों का मीटिंग होता था, रेजोल्यूशन निकलने में 2-3 महीने लग जाया करते थे, लेकिन थैंक्स टू मेरे चेयरमैन साहब जिन्होंने जैसे हाई कोर्ट और
अदर कोर्ट्स में हियरिंग के दौरान ही उस चीज को डिक्टेट करके दोनों पार्टीज के मैंने जो भी अपोनेंट हो या वादी विवादी जो भी है उनके सामने ही हम लोग इसको डिक्टेट सर कर दे रहे हैं और उसको डिक्टेशन दोनों पार्टी सुन पा रही है कि क्या डिसीजन हुआ है। जैसे आपने अभी देखा है कि केस को हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे और उसको ऑर्डर उन्होंने साथ ही साथ डिक्टेशन कर दिया ताकि लोगों में एक विश्वास हो कि भाई मीटिंग होने के बाद कोई डिसीजन चेंज नहीं हो, कोई डिसीजन बदला नहीं गया। तीसरा ये है कि ऑफिस में हमारे बहुत तरह के लोग आते हैं और कभी ऐसा भी होता है, आप जानते हैं सरकारी ऑफिस है तो कुछ लोग नोटोरियस टाइप के लोग होते हैं, किसी को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हारा क्या काम है, क्या प्रॉब्लम है, हम मुझसे मिलो, मैं मुझसे राब्ता कायम करो, हम लोग तुम्हारा काम करवा देंगे। और गांव ग्राम से जो गरीब लोग या जो आते हैं, जो खास तौर से थोड़े से सीधे साधे लोग होते हैं, उनके ट्रैप में पड़ जाते हैं। इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जितने भी हमारे बोर्ड के स्टाफ हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या क्लरिकल लोग हो या ओएसडी हो या ऑफिसर्स हो, सारे लोग ऑफिस में जब ऑफिस आवर में काम करेंगे तो उनके गले में एक आई कार्ड रहेगा जिसको देख करके आम पब्लिक को ये पता चले कि भाई ये इस बोर्ड का स्टाफ है और हमको जो भी बात करनी है स्टाफ से ही बात करनी है, ताकि वो किसी के चंगुल में ना फंसे, किसी के चक्कर में ना पड़े। ये सब कुछ बातें हैं और इसी को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने एक और काम किया है जो कल से ये काम शुरू करेंगे हम लोग। गेट के पास हमारा एक स्टाफ रहेगा और उसके पास रजिस्टर रहेगी, जो भी लोग असिस्टेंट बूथ रहेगा जिसमें जितने लोग भी आएंगे वो कम से कम अपना नाम रजिस्टर करेंगे, किस पर्पज से आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे और अपना डिटेल्स देंगे और उसके बाद वो ऑफिस से मिलेंगे। मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो फिर वो चले जाएंगे, ताकि ये भी पता चले कि अनऑथराइज लोग, कभी ऐसा सुनने में आता था कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, फाइल इधर उधर हो जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने स्ट्रिक्ट करने के लिए किया है। हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सीसीटीवी तो था ही पहले, अभी भी और भी लग जाएगा और ज़्यादा होगा और ज़्यादा हम लोग सतर्क रहेंगे। तो ये सब चंद बातें हैं। अब इस बीच में हम चाहेंगे हमारे चेयरमैन साहब जो इस मैटर को पूरे विस्तार से करें। दो चीज़ है कि वक्फ बोर्ड में होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लेने से आप लोगों को और आसानी होगी। वक्फ बोर्ड में क्या है, वक्फ बोर्ड में हम लोगों का काम है जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ इनरोल्ड है उसके कस्टोडियन के तौर पर हम लोग काम करते हैं और जितने उस स्टेट के मुतवल्लियान हैं जो केयरटेकर के तौर पर काम करते हैं। तो मुतवल्ली हम लोग दो तरीके से अपॉइंट करते हैं। एक परमानेंट मुतवल्ली होते हैं जो डीड के हिसाब से होते हैं और कहीं पर ऐसा भी होता है कि 5 साल के लिए करते हैं, कहीं कमेटियाँ भी हैं। ये जैसे जैसे 5 साल में एक्सपायर होता है फिर वो रिन्यूअल के लिए आते हैं। अब रिन्यूअल आते हैं तो ये हमारे यहाँ पेंडेंसी हो गई, 2 महीना 3 महीना हो गया, अब वो बेचारा अब अपने प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में कहीं कोई केस कचहरी है तो नहीं कर पाता। ये हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं ताकि मुतवल्ली अपनी जमीन की देखभाल कर सके। इस बीच में कहीं इंक्रोचमेंट है उसके लिए आते हैं, भाई इंक्रोचमेंट हो गया, कहीं कोई लैंड रिकॉर्ड्स करेक्शन करना है तो हमारे पास आते हैं हम लोग, बीएलआरओ को या जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको लिख के बताते हैं कि भाई इसको करेक्शन कीजिए। ये सब मिसलिनियस काम है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन के लेकर के अगर कोई इश्यूज आता है कि कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग जहाँ एडवाइजरी देना है, कॉर्पोरेशन को लिखना, पुलिस को लिखना, ये सब काम करते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है मुतवल्ली में, उसके फैमिली मेंबर्स में, तो कोर्ट केसेस होता है, उस कोर्ट केस को हम लोग प्रोटेक्ट करना इन फेवर ऑफ द वक्फ स्टेट, नॉट इन फेवर ऑफ द एनी पर्सन। तो ये सब काम है जो वास्ट काम है। तीसरा ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी को इनरोल भी करते हैं। अब जो नई प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हम लोगों ने हियरिंग कर रहे थे कि उस एक प्रॉपर्टी को इनरोल करना है, तो इसको भी आसान करने के लिए हम लोग एक कियोस्क बनाए हैं जिसमें बहुत से लोग आते हैं। हमारे वेबसाइट में हमारा फॉर्म है एनरोलमेंट एप्लीकेशन। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, तो किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी उसको आम भाषा में हम लोग दलाल कर सकते हैं, तो वो उनको नोचते घसोटते रहते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए कि कोई भी आदमी, जैसे बहुत सी मस्जिदें हैं जो इनरोल नहीं है, बहुत से कब्रिस्तान है जो इनरोल नहीं है, इसको हम लोगों ने बहुत दिनों से इसको आसान किया है और आपको सिर्फ हम लोग बताने के लिए कर रहे हैं। जो भी इनरोलमेंट कराना चाहता है किसी भी चीज़ को जो वक्फ है, जिसको उनके बाप दादाओं ने या उनके फैमिली ने वक्फ बाय यूजर के तौर पर जो इनरोल वक्फ कराना चाहते हैं, सीधा ऑफिस में राब्ता कायम करे, कहीं किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। हमारा एक कियोस्क रहेगा, हम उसको एयर मार्क कर देंगे कि फलाने फ्लोर पे ये आदमी बैठा है, आप उनसे राब्ता कायम करें। वो फॉर्म को समझा देगा, क्या क्या कागजात लगेंगे वो भी बता देगा और उनको जितनी सहूलतें हैं वो हम लोग फराहम करेंगे ताकि लोगों को आसानी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अनइनरोल्ड वक्फ स्टेट है बचे हुए हैं उनको करा सकें। আমাদের ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্ব হচ্ছে ওয়াকফ প্রপার্টির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা, প্রপার মেনটেনেন্স এবং
প্রিজার্ভেশন যাতে হয়, এবং তার একটা স্কিম ওয়াক অ্যাক্টের মধ্যে আছে কিভাবে ওয়াকফ বোর্ড কাজ করবে। ওয়াকফ অ্যাক্টের মধ্যে যে স্কিম আছে আমরা তার বাইরেও যেতে পারি না, তার থেকে বেশিও করতে পারি না। তো ওয়াকফ অ্যাক্টে অনেকের ওয়াকফ বোর্ড সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আছে, অ্যাক্রস ইন্ডিয়ায় সবারই একটা ভুল ধারণা আছে যে এই যত সম্পত্তি আছে ওয়াকফ বোর্ডের আন্ডারে আছে, এই সব সম্পত্তির ইনকাম ওয়াকফ বোর্ড নেয়, কিন্তু ঘটনা তা নয়। এই মিসকনসেপশনটা আপনাদের থ্রু দিয়ে দূর হওয়া দরকার। একটা লোক ওয়াকফ করেন, তিনি ওয়াকফ করেন, তার ওয়াকফ করার কিছু উদ্দেশ্য থাকে, সেই উদ্দেশ্যটা তিনি ওয়াকফ ডিড বা ডিক্লারেশন ওরালি হোক আর রিটেনই হোক যাই করুন, তার কিছু ডিক্লারেশন করার উদ্দেশ্য থাকে। সেই সৎ উদ্দেশ্যে, যেটা ইসলামিক আইন অনুসারে সিদ্ধ, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াকফ করলেন। ওয়াকফ করার পরে এই ওয়াকফ ডিডে যে সমস্ত কথাগুলো আছে সেইগুলোকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি। আর আমরা সেটা করারই চেষ্টা করি। ওয়াকিফ যা বলে গেছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করি, তার বাইরে যাতে না হয় সেটা আমরা দেখি। এবার এই সম্পত্তিগুলোর যে ইনকাম, সেই সম্পত্তির ইনকাম ওই পার্টিকুলার ওয়াকফ এস্টেট, ধরুন আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় 8,000 ওয়াকফ এস্টেট এখন আছে বা তার একটু বেশি হবে। সেই ওয়াকফ এস্টেটের 8,000 থাকলে তার 8,000-এর মোতওয়াল্লি কমিটি হোক বা ইন্ডিভিজুয়াল মোতওয়াল্লি হোক, তারা দেখাশোনা করে। এই প্রপার্টির ইনকাম যদি 5,000 টাকার বেশি হয় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্ট, তাহলে তারা 7% কন্ট্রিবিউশন ওয়াকফ বোর্ডকে জমা দেয়। এই যে কন্ট্রিবিউশন ওয়াকফ বোর্ডে জমা হয় তার মধ্যে থেকে আবার 1% ওয়াকফ কন্ট্রিবিউশন সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলের ফেভারে আমাদের পাঠিয়ে দিতে হয়। সুতরাং আমরা 6% পাই। এই 6%-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সমস্ত হোস্টেল বা স্কলারশিপ বা এই ধরনের সেকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলো আমাদের করতে হয়, আরও অন্যান্য খরচ খরচা আছে সেগুলোকে মেনটেন করতে হয়। এই ভ্রান্ত ধারণাটা চেঞ্জ হওয়া দরকার যে সব সম্পত্তি বুঝি ওয়াকফ বোর্ডের, আর ওয়াকফ বোর্ড সব শেষ করে দিচ্ছে বা এ করে দিচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। ওয়াকফ প্রপার্টি দেখার জন্য তার মোতওয়াল্লি আছে, এই মোতওয়াল্লিকে কারেক্ট করার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের একটা ফাংশন আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এক কথায় বলতে গেলে ওয়াকফ বোর্ড ইজ এ ওয়াচ ডগ, এর বেশি কিচ্ছু না, আমাদের এর বেশি কিচ্ছু করার নেই। এবারে কেউ যদি আমাদের নলেজে আনে যে এইটা করতে হবে ওটা করতে হবে, এখানে এই ইলিগাল কাজ হচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা এনকোয়ারি করি। আমাদের যা স্টাফ অমুক তুসুক যেভাবে আছে, আমাদের বোর্ড মেম্বাররাও যায়, স্টাফরাও যায়, থ্রু লোকাল পিএস এর হেল্পে আমরা সেই এনকোয়ারিগুলো করি। যদি কোথাও এনকোয়ারি করে ধরা পড়ে যে মোতওয়াল্লি খেয়ানত করছে বা সম্পত্তি বিক্রি বেচা ইনভলভ হয়ে আছে বা অন্য কোনো লোক ওয়াকফ প্রপার্টির উপর জোর করে দখল করে আছে, আমরা তখন লিগালি যে সমস্ত স্টেপস নিই, যেমন কোনো প্রপার্টি এনক্রোচমেন্টের যদি কমপ্লেন্ট হয়, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হচ্ছে উনি অথরিটি, 54-এ উনি প্রসিডিং ড্র করে হিয়ারিং করে ফাইনাল অর্ডার দেবে এবং সেটা আলটিমেটলি ট্রাইব্যুনালের থ্রু দিয়ে এক্সিকিউশন হবে। এক্সিকিউশন হয়ে প্রপার্টিটা রিকভারির ব্যবস্থা করি আমরা। এবং এখানে মেনলি ভূমিকা হচ্ছে পুলিশের। পুলিশ যতটা বেশি হেল্প করতে পারবে তত ওয়াকফ প্রপার্টি আমাদের রিকভারি করতে সহজ হবে। तो ये सर्वे अगर हो जाता है तो एक्चुअल बहुत सी जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई इतना जमीन है तो कहाँ चला गया, लूट हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सब चीजें आएंगी और ये सर्वे जरूरी है। ये सर्वे से ही बहुत कुछ मालूम है। सर, क्या वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड में स्टाफ की कमी है? क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है और एक ऑफिस में इतनी स्टाफ की स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से बहुत जगहों पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये स्टाफ की कमी हर जगह है, लेकिन जो रिसोर्स है हम उन्हीं को लेके चलते हैं। तो आप लोग इसके लिए कुछ करने रहे हैं? हमारा अथॉरिटी, हम लोग जहाँ जहाँ बोलना हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये अगर हमारे पास नहीं रहा तो हम काम नहीं करेंगे। जो जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हमको उसी में काम करना है। अब यहाँ पर हमारा अगर 2 स्टाफ कम है, कम को लेके चलेंगे, हमको तो काम करना है। वक्फ की जमीन आप बेच नहीं सकते। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसे जितने लोग हैं जिनकी नजर वक्फ जमीन पर पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि हम मुतवल्ली को या और किसी को या उसके लीगल हायर्स को हम फिट करके जमीन को खरीद लेंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे, तो भाई होशियार हो जाइए। जिस दिन हमें पता चलेगा, वो आज नहीं तो 10 साल बाद अगर मेरे जो सीईओ होंगे उनको पता चलेगा, तो उस वक्त वो अगर एक्शन लेंगे तो वो डीड कैंसिल हो जाएगा। ये डीड ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। अब जिस शख्स ने इस जमीन को खरीदा था और जिस शख्स ने बेचा, उन दोनों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे जो केसेस हमारे पास आते हैं, और ये जब डीड कैंसिल हो गया, मैंने बीएलआरओ को आज ही चिट्ठी किया है कि ये जमीन अब वक्फ के नाम पर अब ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि जब डीड हुआ था उस शख्स ने जाकर बीएलआरओ के पास कहा मैंने डीड जमीन खरीदा, उसके नाम पर म्यूटेशन हो गया। अब ये चीज हम लोगों ने आज ही चिट्ठी किया है कि इस जमीन को अब दोबारा वक्फ स्टेट के नाम पर। अब किसी तो ऐसे मामले अगर हमारे सामने आते हैं, हम इसको जीरो टॉलरेंस से इसको ये करते हैं। हम लोग इसको एक जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे
और अब तक हम लोगों ने काफी FIR किया और काफी डीड कैंसिलेशन का हम लोगों ने प्रोसेस किया है। जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।